आपके मैं तीनों मेथड्स को कवर अप कर लूंगा। तो आइए डेप्रिसिएशन का मतलब पहले समझ लेते हैं, 5 मिनट लगेगा। डेप्रिसिएशन होता है वैल्यू रिडक्शन ऑफ द एसेट ड्यू टू द वियर एंड टियर यूज ऑफ द एसेट एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम। यानी इसका रियल मतलब यही है कि रख लिया है तो डेप्रिशिएट कर लो, ठीक है, वो डेफिनेशन बुक्स में लिखा हुआ था। तो डेप्रिसिएशन, मान लो कि आपने अगर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है, SLM बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड आपने यूज करना है, ठीक है जी। तो 1 लाख का आपका 1 लाख का आपका जी एसेट है। एकदम ध्यान दीजिएगा, कुछ गलती होगा तो बताएंगे भी आप, ठीक है जी। और स्क्रैप वैल्यू जो बंदा जब डेप्रिशिएट ये करता है तो वो एस्टिमेट करता है कि फ्यूचर में कितना में बेच पाएगा। तो दैट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू जो है स्क्रैप वैल्यू 10 है, और लाइफ है अपनी 10 साल की जी। लाइफ है कितनी जी? 10 ईयर्स की लाइफ है। तो 10 ईयर्स की अगर लाइफ है तो हमारा पर ईयर का डेप्रिशिएशन कितना होगा? डेप्रिशिएशन पर तो के पर ईयर, हाँ, तो उसके लिए फार्मूला क्या करना है? सबसे पहले ब्रैकेट बनाना है, ब्रैकेट में ब्रैकेट बना के इक्वल टू ब्रैकेट बना के दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस कर देने का है। तो ये हो गया जी 90,000। आइए, ये मसला क्लियर हो गया। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हमसे सवाल पूछता है डबल डिक्लाइनिंग मेथड यूज करें। तो डबल डिक्लाइनिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि रेट निकालना होता है। इसमें दो पॉइंट्स है। पहला रेट जो होता है DOUBLE, डबल ऑफ SLM होता है, SLM होता है। सेकेंड होता है स्क्रैप वैल्यू इग्नोर करो। तीसरा होता है डेप्रिसिएटेड वैल्यू कैन नॉट गो बिलो साल्वेज वैल्यू जी। ये एक्चुअल में इसके 3 ट्रिकी पॉइंट्स है। अगर यही पॉइंट क्लियर है तो मसले हल हो गए। आइए, इसका मतलब ये स्क्रैप वैल्यू इग्नोर करो व्हेन कैलकुलेटिंग द रेट्स। आ जाइए, यानी दिए 2 पॉइंट को अपने आप समझना है। इसका मतलब अब जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा जी 10,000 बटे 10, ठीक है। इसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन पर एनम, ठीक है। अब यहाँ से हम रेट निकालेंगे। तो जब ये रेट निकलता है तो रेट दिस डिवाइड बाय दिस, यानी कितना परसेंट है जी? 10%, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि बोलता है डबल होगा SLM के। यानी अब जो मेरा रेट होगा DDM का वो 20% होगा। या तो ये तरीका कर लो, नहीं तो ये जो लाइफ होती है उसको 100 बाई लाइफ मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हैं। इसका मतलब आपने 100 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2 भी कीजिएगा तो आपका रेट करेक्ट आएगा। रेट फॉर डबल डिक्लाइनिंग मेथड्स, तो ये आपका निकल आएगा जी। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। तो आपको सिंप्लीफाई करने का निंजा टेक्निक हो गया। आइए अब इसकी वर्किंग चेक कीजिए जी। तो ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरह हमने हाँ, तो ये तरह से हमने यहाँ पे लगा दिया जी, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 20 तो 5 साल मैंने मान के चला है। अब मेरा जो कॉस्ट है वो क्या है? मेरा कॉस्ट है 1 लाख का कॉस्ट, मैंने डेप्रिसिएशन देने हैं। तो इसका यहाँ पे रेट लिख दे रहा हूँ 20%, ठीक है। आगे अब जो बचेगा उसको हम बोलते हैं कैरिंग वैल्यू। तो कैरिंग वैल्यू क्या हुआ जी? 10 हो गया। अब ये कैरिंग वैल्यू सेकेंड ईयर में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बाकी अब सेम जो काम करना है वो यही होगा। जी या ठीक है जी।
ये हो गया, यानी कि यहाँ भी 20% निकल गया, 20%, 20% आ जाइए। इसका मतलब अभी भी हम लोग फर्दर ये इसको करते जाएंगे। यहाँ मान लो यहाँ पे लागत खड़ा करते एक बार। चलिए जी, हमारा सवाल के हिसाब से यहाँ तक हम डेप्रिसिएशन प्रॉपर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक के डेप्रिसिएशन देने में मेरे को कोई एतराज नहीं है, लेकिन यदि अगर इसके ऊपर हम अगर 20% बिठालते हैं तो जो हमारा कैरिंग वैल्यू निकलता है आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट वो 10,000 के नीचे हो जाता है। तो कानून के हिसाब से डेप्रिशिएटेड वैल्यू कैन नॉट गो बिलो द साल्वेज वैल्यू, यानी इस साल में जो डेप्रिशिएशन निकलेगा दिस इज गोइंग टू बी द बैलेंसिंग फिगर। ये आपका क्या निकलेगा जी, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। आप इसको 10,000 लिखिएगा और यहाँ पे लिखिएगा दिस माइनस दिस, यानी इस साल में आपका 20% वाला फंडा नहीं चलेगा, बिकॉज ये लाइन लिखा जाता है डेप्रिशिएटेड वैल्यू कैन नॉट गो बिलो दी साल्वेज। लेकिन ये बात तो बताओ मैं राज भाई, ये 10 साल से ज्यादा क्यों वो हो रहा? 10 साल से ज्यादा कहाँ हो रहा भाई, 11वें साल में भी डेप्रिशिएट हो रहा है, लाइफ है ही 10 साल। भाई हम WDV इसमें जा रहे हैं ना भाई साहब। ये जो है 20%, ये 20%, ये भी 20%, सब 20% करेक्ट है ना। हाँ उससे कोई ये नहीं है, क्योंकि मसला ये है ना कि हम यहाँ पर WDV कर रहे हैं। चलो तो इसको रेट बढ़ा लेते हैं ना, रेट बढ़ा लेंगे, कोई ये नहीं है। जो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन की जो ट्रिक है वो यही है। इसमें आंसर क्या आना चाहिए फिर, अगर वो पूछेगा आखिरी साल का क्या है? आखिरी साल का डेप्रिसिएशन वो 11th ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा 737। अगर सर उसने लाइफ ही 10 साल दी है तो हम 11 ईयर का कैसे दे सकते हैं? अरे सर लाइफ वो 10 साल जो उसने दिया है ना, वो 10 साल दिया है SLM का रेट निकालने के लिए। जब हम डबल डिक्लाइनिंग मेथड करते हैं तो वहां से सिर्फ रेट कॉपी करते हैं, ये डिक्लाइनिंग मेथड है ना। भाई पर आपको ईयर 4 के बिलो नहीं जाना चाहिए जी, ईयर 4 के बिलो नहीं जाएंगे। ईयर 4 के बिलो नहीं जाना है, क्यों? क्यों? आपने लिखा है कि डिप्रिशिएटेड वैल्यू कैन नॉट गो बिलो साल्वेज वैल्यू। हाँ तो ईयर 4 साल्वेज वैल्यू नहीं है ना, साल्वेज वैल्यू आपकी 10,000 की है ना। यानी अगर आप यहाँ पे अगर डेप्रिसिएशन लेते तो यहाँ पे जो आपकी आंसर बनती वो क्या बनती, 8,000 बनती। अच्छा इसकी परसेंटेज बताइए महाराज भाई जरा, इसकी परसेंटेज बढ़ा 40 करिए जरा इसे। चलो 20 कर दिया, इसको 20, इसको यहाँ से कॉपी कर लो। चलो हाँ ठीक है। अब इसका जो है 5184 होना चाहिए। ये 5184 नहीं होना चाहिए ना, गलत है। क्यों? इसका नहीं, यहाँ पे आपको वैल्यू लेना पड़ेगा 10,000, यानी इस ईयर में जो डेप्रिसिएशन आएगा वो एक्चुअल में आएगा 2,960 रुपया। ओके ओके ओके। थोड़ा सा सवाल लंबा होने से आप लोग का कंफ्यूजन हो जा रहा है जी, ठीक है। यस बॉस। चलिए अब यही सवाल को 5 साल के लाइफ पे हम सम ऑफ ईयर्स डिजिट बनाते हैं। सम ऑफ ईयर्स डिजिट, सम ऑफ ईयर्स
DIGIT डिजिट। तो आपने क्या लिखना है जी, 5 साल को कॉपी करना है। तो 1 2 5 कर लिया जी। अब ये वेट आपको लिखना पड़ता है। तो वेट क्या 5 लिखना 4 पड़ता है? 2 1। हाँ, तो वेट ऐसे लिखना पड़ता है, 5 4 ऐसे करके आपने लिखना पड़ता है, 5 4 3 2 1। तो इसका टोटल वेट कितना है जी आपका? 15। यानी अब जब आप डेप्रिशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे जी, 1,00,000 ब्रैकेट के अंदर 1,00,000 माइनस 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 15। ये वेट। ठीक है, तो पहले साल का निकल गया जी। अब ये दोनों को मैं फिक्स कर दे रहा हूं। तो इसका मतलब ये पहले साल का डेप्रिसिएशन आएगा जी, ये ऐसे डेप्रिसिएशन आएगा। टोटल डेप्रिसिएशन वैल्यू देखिए 90,000 हो गया जी। यानी ये ऐसे सम ऑफ ईयर्स डिजिट में इस तरह से आप सवाल करेंगे। ओके। यहाँ लिखिएगा ईयर्स, यहाँ लिखिएगा वेट, और इधर में लिखिएगा डेप्रिसिएशन अमाउंट। ठीक है जी। तो ये रहा आपका तीनों सवाल की रिकवरी। तो अभी आप सर ये दोबारा एक बार ओपन कीजिएगा फॉर्मूला, मुझे डेप्रिसिएशन अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया इधर दोबारा बता दीजिए। हाँ, ये किया ना, पहले डेप्रिशिएबल वैल्यू निकाल लिया। डेप्रिशिएबल वैल्यू डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ द ईयर। रेट कौन सा लिया? वेट WEIGHT वेट। वेट पहले साल में 5 होता है, दूसरे साल का 4, तीसरे साल का 3, इस तरह से वेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से वेट लिया हमने। ओके, ठीक है। हाँ हमारे भाई, आपने भेजा नहीं अभी? भेजो हमारे भाई। अच्छा अच्छा, हाँ मिल गया। तो 25 29 38 44 चले। तो टेस्ट बैंक में ये क्या है? What is ये वाली क्या? ये वाली हमाद भाई जी? हाँ जी, पढ़ा जाए। ड्यूरिंग द ईयर Deltec Incorporation require a long-term productive asset of 5,000. Also, the borrowing 10,000 from the local bank. The transaction should be reported is what? तो सबसे पहले आप सुनो, लॉन्ग टर्म एसेट अगर आप खरीदते हो तो वो आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है, और अगर बोरो करते हो पैसे तो वो आपके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होता है। अब आप इस लैंग्वेज को कहीं पे फिट कर दो जिसमें सही लगता हो। सूचना मतलब एसेट लेना है सर, हिट हो गया। एसेट लेना इन्वेस्टिंग डी। सही जवाब है जी। सही नहीं लग रहा हमको, गलत लग रहा। कौन सा? देखिए, एसेट लेना इन्वेस्टिंग है तो पैसे आउटफ्लो हो गए, ये है इसका आंसर, आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ, तो ये 5,000 का आउटफ्लो आ गया जी, और आपसे पैसे लिए हैं तो वो आपके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। ये आंसर है ना सर? जी ये आंसर है।
ये वाला। हाँ, ए ही तो आंसर होगा। ए अमाद भाई, ए होगा आंसर। अच्छा, मुझे लगा डी होगा। नहीं, अभी तो मैंने आपको बोला, बस आपको खाली फिट करना था इंफॉर्मेशन। चलो, तो ये डाल लो आप। चलो, उसके बाद आपका क्या सवाल था जी? 29 में सवाल के पहले आपसे क्या पूछ रहा है? एक्टिविटीज कौन सी पूछ रहा है जी? फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग जी, आप 28 देख रहे हो? अच्छा सॉरी, 29। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है जी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो सुनो, नेट इनकम जो होता है वो क्या होता है? ऑपरेटिंग होता है, तो इसको काट दो। उसके बाद AR में इंक्रीज ऑपरेटिंग होता है, कट कर दो। डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऑपरेटिंग होता है, कट करो। डिक्रीज इन AP इंक्रीज इन AP ऑपरेटिंग होता है, कट करो। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग होता है। कैश, अगर आपको कॉमन शेयर से पैसे आए तो ये फाइनेंसिंग है, तो इसको फाइनेंसिंग में लिख लो। उसके बाद बोल रहा है अगर आपने डिविडेंड पे किया, व्हेन यू पे द डिविडेंड देन फॉर यू इट्स अ फाइनेंसिंग। 7,20,000। फिर नीचे बोल रहा आप लैंड खरीद लियो, तो लैंड Investing। खरीदना आपके लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट वाला काम है, तो ये है इन्वेस्टिंग। तो देखो 8 लाख रुपया आया और 80,000 गया। 8 लाख आया और 80,000 गया, तो नेट में आपको क्या मिला जी? 720। जी, ये सवाल जो थे पढ़ के करने हैं, बोल बोल के करने हैं। सर ये जो बोले इस सवाल में जो 15 लाख किया है, 15 लाख इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है भाई साहब। ओके ओके ओके। अगला सवाल 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल इज अ वेरी गूगली सवाल। और ये सवाल जो है अब हमको मेरे रोशन भाई समझाएंगे। ओवर टू यू। आप ट्राई करते हैं। आप भी ट्राई करें, बट रोशन भाई ओवर टू यू। मीटिंग में होता है ना कि अब आप समझाएं। और साथ में हमारे कमाल भाई के ऊपर भी है, ओवर टू यू। 2 आदमी थे। चलो, दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई विल टेक नाउ। Depreciation is there. How to find out the depreciation? That is the biggest question. हाँ हाँ, कर लो, कोई मसला नहीं भाई। जो फाइंड आउट होगी डिफरेंस आएगा सर। अच्छा, डिफरेंस से पहले कुछ लॉजिक भी पढ़ना है, यहाँ का स्टेटमेंट पढ़ना है। ओके ओके। पढ़े? ये 60,000 की है, लेकिन इसकी जो कैरिंग वैल्यू है 53,000 है, यानी कि जो डेप्रिसिएशन है 7,000 का उसमें एडजस्ट हुआ हुआ है। हाँ, यानी ये जो 70,000 का डेप्रिसिएशन है, इसमें पहले 7,000 माइनस होगा। डिस्पोजेबल वाला है, एसेट फॉर डिस्पोजेबल, एसेट फॉर डेप्रिसिएशन फॉर डिस्पोज्ड एसेट्स। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं करता हूं और आपको देखना है, एक एक चीज ध्यान देना है। काफी ये बहुत जब खतरनाक सम्स है, तो इसको समझ के कर ले तो बेहतर है। तो सबसे पहले आपने सवाल स्टार्ट किया जी नेट प्रॉफिट से। सुपर। नेट प्रॉफिट आपने कॉपी कर लिया जी 82,000।
2000. Add depreciation, amortization, loss on sale of asset, less profit on sale of asset. फिर जी adjustment for working capital. आइए तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन के लिए यहाँ पर देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जीएल है, बोल रहा है पहले से क्लोजिंग लास्ट ईयर में 70,000 था तो आप लास्ट ईयर का इधर लिखो, करंट ईयर में बोल रहा है 83,000 है, इधर लिखो। साथ में बोलता है कि एक एसेट था, एसेट एक बिका है जिसकी वैल्यू 60,000 की थी, उसका कैरिंग वैल्यू 53,000 था, उसको 10,000 के प्रॉफिट में बेचा, तो एक डिस्पोजेबल एसेट अकाउंट बनाओ। डिस्पोजल एसेट डिस्पोजल बोलते हैं उसका नाम, एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाओ। तो सुनो भाई, सबसे पहले उस एसेट की वैल्यू क्या आई, एसेट की वैल्यू आई थी जी 60,000। 60,000 के अगेंस्ट में डेप्रिसिएशन कितना था दिया हुआ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से कितना पैसा उसमें आया था जी 7,000, 53,000 है तो 7,000 आया था, बाकी 10,000 के प्रॉफिट में बिका तो यहाँ लिखो टू प्रॉफिट 10,000। तो अब ये टोटल वैल्यू कितने की हो गई जी, 70,000 की, यानी कि 70,000 की हुई, यानी कि वो कितने में बिका होगा 63,000 में। तो अगला का सवाल आपको समझ आया कि 10,000 प्रॉफिट में बिका था, तो नेट वैल्यू आपके हिसाब से आपको समझ आया था कि 53,000 है नेट वैल्यू, 53,000 का नेट वैल्यू, 10,000 का प्रॉफिट, 53,000 प्लस 10,000 ये दो मिला के आपका 63,000 पैसा बैंक में आ गया। आइए एसेट का एक अकाउंट बनाइए, एसेट का बैलेंस पहले से दिया हुआ है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है जी 3,60,000, क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है जी 4 लाख। इसमें से एसेट डिस्पोज कितना का हुआ था, एसेट डिस्पोज कितना का हुआ 60,000 का, तो टेक्निकली आपके पास होना कितना चाहिए था टोटल एसेट 4,60,000, दिखा कितना रहा 3 लाख। इसका मतलब ये है कि आपने खरीदा है नया एसेट 1 लाख का, तो ये हो गया जी। यहाँ से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ से सबसे पहला इंफॉर्मेशन ये चाहिए जी कि आपको डेप्रिसिएशन कैसे पता चलेगा वो चेक कीजिए। तो यहाँ लिखिए डिस्पोजल में आपका डेप्रिसिएशन कितने का गया जी 7,000 का, तो टोटल डेप्रिसिएशन टेक्निकली आपके पास होना कितना चाहिए था 90,000। 90,000 में 70,000 ओपनिंग है, यानी कि करंट ईयर का जो पीएल अकाउंट से डेप्रिसिएशन गया है वो सिर्फ कितने का गया जी 20,000 का, तो ये 90 भी मैच हो गया। तो यहाँ पे हमने दिया डेप्रिसिएशन आया 90,000 का, तो 10,000 का प्रॉफिट ऑन सेल कितने का है जी 10,000, प्रॉफिट ऑन सेल कितने का हमारा 10,000 का, तो ये 10,000 हम इसमें माइनस दिखाएंगे क्योंकि इनको हमको माइनस करना है। आगे बोल रहा है वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट, तो ये जो 43,000 का था अब 37,000 हो गया, तो 43,000 का चीज 37,000 में हो गया, तो कितने का वो हो गया 43 से 37 हो गया, यानी कि AR से पैसे आ गए, तो AR डिक्रीज में पैसे आ गए 43,000 से 37,000 हो गया, यानी हमको 6,000 रुपए AR से आ गए। दूसरा इन्वेंट्री 93 से 105 हो गए, तो इन्वेंट्री में मेरे पैसे लग गए, यानी कि 90,000 से 90,000 से कितने हो गए जी 93,000 से 105 हो गए, 93,000 से हो गए जी 1,05,000, यानी कि मेरे 12,000 रुपए के कैश क्या हो गए फर्दर इन्वेस्ट हो गए। आगे आइए, AP 22,000 से 19,000 हो गया, यानी कि हमने AP वाले को कितना पैसा दिया जी
तो ये इंक्रीज है। अच्छा, एपी अगर इंक्रीज डिक्रीज हुआ इसका मतलब हमने पैसे दिए हैं, एपी डिक्रीज लेस होता है, तो एपी डिक्रीज हुआ। एपी पहले कितना था? एपी था 22,000 से 19,000 हो गया। बाईस हजार माइनस 19,000, जी एपी डिक्रीज हो गया 3,000 का। कॉमन स्टॉक की जो भी एक्टिविटी हो फाइनेंशियल्स में जाती है, रिटर्न की लेनी नहीं है। अब आइए चेक करते हैं हम लोग, यानी कि 83,000 एक्चुअल में हमारा आंसर होगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यार मिराज भाई, हाँ, ये जो इसमें 10,000 वाली एंट्री है जरा वो बताना। कौन Profit सा and- 10? अरे भाई क्वेश्चन बोल दिया था ना कि 53,000 का एसेट का सामान 63,000 में बेच रहे हो 10,000 के प्रॉफिट पे, तो ये 10,000 प्रॉफिट यहाँ पे इंक्लूड है ना, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा ना। यार भाई, अभी मैंने ऐसे किया है कि मुझे मिला है, पर मैंने ऐसे किया है कॉस्ट माइनस एक्टिविटी डिप्रिसिएशन कैरिंग वैल्यू, तो मैंने 13,000 को माइनस कर दिया है, तो फिर मुझे मिला है। क्या चीज को 13,000 आपने माइनस कर दिया? देखिए अभी मैंने एसेट अकाउंट नहीं खोला है, क्योंकि टाइम नहीं रहेगा, इसलिए नहीं, एसेट कॉस्ट अकाउंट नहीं खोलिएगा ना तो आपका सवाल में आगे का सब्सिक्वेंट सवाल में आपसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछेगा, तो आप कैसे बताइएगा? नहीं, अभी इन्वेस्टिंग की थोड़ी बात है, अभी मैं तो ये बोल रहा ऑपरेटिंग की हूँ। बात है, तो ऑपरेटिंग में तो आपको कॉस्ट अकाउंट ये वाले अकाउंट से कोई मतलब ही नहीं है, बट ये मैं इसलिए जी। करवा रहा हूँ कि आपको एक पूरा का पूरा लिंकेज समझ आ जाए कि कैसे चीजें मूव होती हैं। अच्छा अच्छा जी, अभी आप घर पे कर रहे हो ना, तभी आपको पता रहे कि चीजें कैसे कहाँ से आती हैं। सेम इंफॉर्मेशन पे अगर आपसे इन्वेस्टिंग पूछ दिया तो आप खो जाइएगा। नहीं, वही तो मैंने बस जो भी इक्विपमेंट वही डिप्रिसिएशन का निकाल लेने से 13,000 निकाल लिया, वही तो है ना 13,000 डिफरेंस। 13,000 का डिफरेंस कहाँ से लिया आपने? देखिए कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन देगा कैरिंग वैल्यू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देगा नेट वैल्यू। बट आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे पता चलेगा? करंट ईयर का 20,000 का डेप्रिसिएशन आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो खुद बैलेंसिंग फिगर है। जी 20,000 तो बैलेंसिंग डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है। हाँ, तो वो खुद बैलेंसिंग फिगर है, उसके लिए खुद आपको तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक मिनट मेरे को दीजिए, एक मिनट जस्ट। इसका नाम तो ऐना है, इसका नाम फ्रोजन नहीं है, प्योर और मैजिक, और मतलब वो खुद अपने लिए और मैजिक बनाई है, खुद सब जादू बनाई, मैजिक सब जादू।
हेलो। गर्म पानी तो गर्म पानी। हेलो, हाँ भाई, जी तो अभी क्लियर है? अभी कोई डाउट है? हमाद भाई, आपको समझ आई कि नहीं आई? जी आई समझ, लेकिन ये मैं अकेले नहीं कर सकता था। नहीं, ये आप नहीं है तो हमारे कमाल भाई भी अकेले नहीं कर सकते थे। इनके लिए उनको भी मजदूर चाहिए। अच्छा। क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन निकालना था ना, वही अपने आप में कला था। डेप्रिसिएशन तो निकल रहा था, आप कैसे निकाल रहे थे? इमीडिएट। जो उसका ऑपरेटिंग था ना, वो ऊपर दे रखी डिटेल, हाँ 7,000 का डिफरेंस है उसके अंदर। हाँ, इसका तो मतलब वो इंक्लूड हुआ है। हाँ, लेकिन वो जो 10,000 का इशू था, वो माइंड से स्लिप हो रहा था। अच्छा, चले, वहां पे आपको मजदूर लगता है। मेरा कोई सिंपल सा है वो, मतलब करंट ईयर का डिप्रिसिएशन लीजिए और उसको कैरिंग वैल्यू से माइनस कर दीजिए और फिर आ जाएगा 20,000। भाई वो ठीक है, करंट ईयर का नहीं नहीं, आपने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे निकाला? अगर आपको समझ आया तो आप मेरे को बताएं कि आपको करंट ईयर का, अगर वो 700 बिना बैक चार्ज किए आप नहीं निकाल पाइएगा, यानी आपको 7,000 बैक चार्ज पहले कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना। नहीं, मैं तो वही बोला, उसका जरूरत ही नहीं। अच्छा, आपको उसका देखिए, जो करंट ईयर का तो दिया है अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 83 दिया है, तो 83 उसको दिए। आप, हाँ, तो उसको आप कैरिंग वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, क्योंकि 83,000, अगर एक मिनट 83,000 दिया हुआ है, कैरिंग वैल्यू यानी 400,000 से आप मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट कीजिएगा। इज इट? नहीं, कैरिंग वैल्यू तो दिया है ना 53। अच्छा, 53,000 से किसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा? अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो इस साल का है। भाई मेरे, ये जो 53,000 जो है ना, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। वो 60,000 में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वो कैरिंग वैल्यू है। ठीक है? हाँ, वो तो सही है जी, सही है। हाँ, तो उस नहीं 53,000 को इस 83,000 से आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। आपका भले 30,000 आ जाए या कुछ भी आ जाए, लेकिन 53 से 83 का कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कैरिंग वैल्यू देता है। हाँ, तो ये मेरा कॉस्ट लॉजिक। माइन, हाँ ठीक है, वो सही लॉजिक है। लेकिन आप यहाँ पे जो मेरे को 20,000 के जो डेप्रिसिएशन निकालना है, वो मेरे को आप कैसे निकालोगे? आप मेरे को बताइए मेरा। जी, कॉस्ट देखिए, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कैरिंग वैल्यू हो गया, तो कैरिंग वैल्यू तो है, कॉस्ट अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी दिया है, तो बस निकल गया है और उसको एडजस्ट कर एक दो। एक काम कीजिए, कॉपी पे हमको लिख के मैसेज कीजिए, तो एक्सेल जी पे लिख ठीक के है। अभी बताइए, ताकि हम भी अगर कुछ नहीं, प्रोसेस मैं तो वही बोल रहा हूँ, ये बड़ा मतलब एग्जाम में वक्त नहीं रहेगा भाई। नहीं, अगर इसीलिए। कम नहीं, वो ठीक है, एग्जाम में वक्त नहीं रहेगा, मेरे को समझ में आया। तो मैं आपका प्रोसेस देखना चाह रहा हूँ ना, ताकि अगर मेरे को अच्छा लगेगा देन आई विल अडॉप्ट इट। सर इसमें अगर हम ट्रिक के तौर पे लेते हैं तो हमने वहाँ डिफरेंस दिया हुआ 7,000 का, हाँ हाँ, वो हमने कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड बैक करके। तो काम वही किया है भाई साहब, मैंने खाली एक्सेल पे लिख दिया है। पर आप जी जो जी, ट्रिक, हाँ, आप जो ट्रिक बोल रहे हो ना, काम मैंने वही किया है। ओके। इफ यू सी, मैंने काम कोई गलत वही किया है। मैंने क्या बोला कि जो डेप्रिसिएशन वहां पे माइनस होकर दिखा रहा था, यानी 60 माइनस 53 करके जो आ रहा था ना जी, उसको मैंने क्लोजिंग के साथ ऐड किया और ओपनिंग माइनस किया। तो ट्रिक वही है मेरा, कोई नया ट्रिक नहीं है, कुछ मैंने अलग काम नहीं किया, बट एक्सेल में किया, इसलिए आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा था। जी जी, वही बात है। हाँ, तो ये वैसे ही आएगा, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, तो आगे का सवाल है हमारा 38। हाँ जी, 38 में क्या था? बेस्ट बिलियार्ड कंपनी ओन्स 50%
50% ऑफ द सुप्रीम। पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है ये। उस सबसे बोल प्रश्न करने के लिए नहीं समझ में आ रही बात। अच्छा ये कुछ और है भाई, ये तो इन्वेस्टमेंट का है जी। मम्मा कल मुझे शुअन फिल करना है। तो इसमें कुछ आंसर बताएं भाई 38 का। 33, 38, 44, 33 सही है, 38 एंड 44। बोल रहा है बेस्ट बिलियर्ड कंपनी ओन फुट। Best billiard company owns 40% of the Supreme Table Company's stock at a historical cost of 3 लाख। तो बेस्ट बिलियर्ड कौन है जी? एक्सेल देखिए। BST बेस्ट बिलियर्ड है। बेस्ट बिलियर्ड बोल रहा है कि 40% सुप्रीम में वो अपना शेयर होल्ड करता है, यानी ये अपने जब बैलेंस शीट दिखाता होगा तो इसके इन्वेस्टमेंट में है कितने का जी? 40% का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है कितने का? 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है इसके पास बुक्स में, जो कि 40% ऑफ शेयर्स है। सुप्रीम शेयर्स है 40% ऑफ द सुप्रीम का। सुप्रीम ने रिपोर्ट किया क्या? अर्निंग रिपोर्ट किया है। बिलियर्ड जो प्रोपोर्शनल शेयर्स उसको मिलेगा बेस्ट बिलियर्ड proportional share of the supreme prize year's net income is 10,000 also and receive 15,000 as a receipt from the price। यानी कि अब उसको क्या हुआ कि इसने जब उसका ये सुप्रीम वाले ने जब अपना इनकम डिविडेंड इनकम डिक्लेयर किया, तो इनकम जो भी डिक्लेयर किया उसमें 40% का जो शेयर डिक्लेयर किया, 40% का इनकम शेयर वो एक्चुअली आया क्या? एक्चुअल में वो अमाउंट आया 10,000 का, लेकिन उसने क्या किया? इंस्टेड ऑफ गिविंग 10,000 उसने 15,000 का पे आउट कर दिया। ठीक है, तो आप जब क्या करते हो, आपकी जब आप इक्विटी मेथड यूज करते हो, दिस इज द इक्विटी मेथड। ठीक है जी, तो इक्विटी मेथड में जब आप ये करते हो तो आप कैसे अकाउंटिंग करते हो वो देख लो पहले। तो इक्विटी मेथड में जब भी आपको इनकम अक्रू होता है, तो आप करते क्या हो? इन्वेस्टमेंट को की वैल्यू बढ़ा लेते हो। इन्वेस्टमेंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इनकम कर लेते हो, जो कि उसने किया था कितने का जी? 10,000 का। अब जब उसको पैसे मिले तो उसने किया होगा बैंक डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, क्योंकि अब पैसे जब आए तो उसने 15,000 डेबिट तो लिख लिए, क्रेडिट 15,000 से कर दिया। तो टेक्निकली आपका क्या फर्क पड़ा वो मैं आपको अकाउंटिंग में बता रहा हूँ। जब उसने इन्वेस्टमेंट खरीदे होंगे तब उसने क्या लिखा होगा? इन्वेस्टमेंट डेबिट इन्वेस्टमेंट के बाद आपने लिखा होगा जी बैंक क्रेडिट, जब वो पहली बार खरीदा होगा तो वो भी 3 लाख से डेबिट क्रेडिट किया रहा होगा, 3 लाख से। अब इन्वेस्टमेंट की आप एक्चुअल इम्पैक्ट देखिए, 1, 2 माइनस, यानी कि नेट अभी जो इन्वेस्टमेंट की कैरिंग वैल्यू आनी चाहिए, टेक्निकली कितनी की वैल्यू आनी चाहिए जी? 2,95,000 का। तो अभी क्या हो गया सुन लीजिए, हो गया 15,000 डिविडेंड। बिलियर्ड यूजेस द इक्विटी मेथड एज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। प्रॉपर प्रेजेंटेशंस बताना है कि इन्वेस्टमेंट में क्या बना होगा। तो सुनो, डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट हो गया, खत्म। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है जी, तो ये होगा इसका आंसर, क्योंकि आपका जो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट दिख रहा था अब वो 2,95,000 पे आ जाएगा। लेकिन मेराज भाई एक बात तो बताया, डिक्रीज लिखा है। नहीं डिक्रीज तो है, जब इसमें 40% का ये कर रहा है, इक्विटी मेथड आएगा नो प्रॉब्लम, लेकिन 1 से 20 तक के से स्प्लिट नहीं कर सकते, तो कॉस्ट लेके बाद में जो बच्चों कर करने
क्या 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 क्या? जो इसका रेशियो स्लैब है 1 से 20% तक कॉस्ट मेथड पे होता है। ना 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 ना, वो वो वाला साइंस नहीं लगेगा, टोटल साइंस है। अच्छा, हम्म। पर हमको नहीं लग रहा है कि हमाद भाई को ये याद पड़ा होगा। हमाद भाई को ये याद नहीं है, ये अकाउंटिंग। हमाद भाई, जी भाई। आपको याद था, मैंने आपको बोला था 0 to 20 में आपको वो लगेगा, कॉस्ट मेथड लगेगा। इन्वेस्टमेंट का कहीं पर आपको लिखा हुआ होगा ना, नोट चेक कीजिएगा इन्वेस्टमेंट वाले में। अच्छा एक अच्छा। काम तो करो भाई, इसे जरा इसी कॉस्ट मेथड सवाल में को 1 मिनट तौहीद 1 मिनट, इसी सवाल को इस कॉस्ट पर इक्विटी पे स्प्लिट करके बनाना जरा। नहीं, इसी को हम 2 लाइन 3 लाइन में कर ले रहे हैं, 2 मिनट दीजिए। कॉस्ट मेथड है, इक्विटी मेथड है। हमारे भाई थोड़ा ध्यान दियो यार। और तीसरा कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन है। तो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ बोला था 0 to 20 का अगर आपकी होल्डिंग है तो ये मेथड लगेगा। उसके बाद हमने क्या बोला था, 21 से लेके 50 तक है तो यहाँ आ जाएगा, 51 से लेके 100 है तो यहाँ आ जाएगा। ये आपको शेयर याद है ना, या शेयर भी भूल? राइट। नहीं ये तो याद है। अभी मैंने आपको बोला था, अभी यही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अभी उसका 40% शेयर नहीं है, अभी उसका शेयर है 15%। कितना परसेंट है? तो हमने आपको क्या बोला था, 15% शेयर है तो उसको कैसे करेगा, वो जब डिविडेंड डिक्लेयर्ड होगा, डिविडेंड DECLARA डिक्लेयर्ड होगा, जो मैंने कहानी बताया था कि बोर्ड डिसाइड कर रहा है कि ये वाला डिविडेंड दूंगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपने क्या लिखना है, आपका जितना, मान लो ये 15% शेयर के हिसाब से 10,000 आता है, ठीक है, हम उतने डिटेल में नहीं जा रहे, हम ये बोल रहे हैं कि यू आर होल्डिंग 15% ऑफ शेयर्स और 50% के लिए उसको 10,000 का डिविडेंड। तो हमने आपको उस दिन क्या बोला था, आप ऐसे लिखिएगा, डिविडेंड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम, क्योंकि आपका इनकम क्रेडिट होना चाहिए, है ना जी। तो उस दिन आपने ऐसे लिखना था, डिविडेंड रिसीवेबल 10,000 और अज्ञान 10,000। अब अगर पैसे आ जाते तो आपने उस दिन क्या लिखना था, उस दिन लिखना था बैंक टू डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे आ गए तो आपने लिखना था बैंक डेबिट टू डिविडेंड रिसीवेबल। ये वाला मैंने आपको बताया था। तो 10,000 आपको रिसीव हो गए, काम खत्म, पैसा हजम, ठीक है। आपका कॉस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट में पड़ा रहेगा, ठीक है। और लिखा था कि एनीथिंग इफ यू आर रिसीविंग इन एक्सेस ऑफ द डिविडेंड, इसका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू थोड़ा सा घट जाएगा। अभी यहाँ पे जब मेथड चेंज होता है तो यहाँ पे आप डिविडेंड इनकम तो नहीं लिख सकते, वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट इनकम लिखना है, और वहां पे डिविडेंड रिसीवेबल अकाउंट नहीं लिखना था, बल्कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट की वैल्यू बढ़ानी थी। ये अकाउंटिंग था। ठीक है, तो एक बार निकाल के उसकी चारों एंट्री चेक कर लेनी है। अच्छा। बट टेक्निकल यही है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी क्लोज होता है क्या? इन्वेस्टमेंट अकाउंट बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होता है, क्लोज का तभी होगा जब आप अपना एसेट अपना इन्वेस्टमेंट बेच दीजिएगा, या वो कंपनी अपना बाईबैक कर लेगी। ये अभी तो इसलिए जो क्या कॉस्ट मेथड में क्लोज हो जाएगा ना। कॉस्ट मेथड में इन्वेस्टमेंट को टच नहीं करना होता है ना जी, नहीं इसलिए वो रिटर्न अर्निंग में चला जाएगा कॉस्ट में। क्या कॉस्ट में बाबा, ये डायरेक्ट पीएनएल में चला गया ना, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ जी वही तो बोल रहे, रिटर्न अर्निंग सही। चला, एक का बाद कौन था भाई? 44 ये कॉस्ट कंप्लीशन मेथड का है जी। हाँ जी, यही सर जी, यही।
यही तो मैं आपसे कह रहा था। हाँ क्या उधर दवा देखा ना आइए, ये लग रहा है बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये। पता नहीं, करा जाएगा। ये हाँ जी, बोल रहे थे कंपनी है द वन ऑफ द 28 मिलियंस का 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है जी। नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं। 20.8 मिलियन के आपके कॉन्ट्रैक्ट है, 20.8 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट हैं। बोला द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होस्टिंग एंड द मेंटेनेंस ओवर द 3 इयर्स। 3 साल के आपके ये सारे काम है। द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कितना है जी? 17 लाख। तो 17 लाख। तो टेक्निकली आपने अभी जो एक्सपेक्ट किया होगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को कितना किया होगा? प्रॉफिट आपने कितना किया होगा जी? 3.8। रेवेन्यू पूछा है। हाँ, अरे आ रहे हैं रेवेन्यू पूछ रहे हैं। आ रहे रे भाई। हम अभी आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसके बाद बोल रहा है तो द फर्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट 17, 10 साल एक्सपेक्टेड टू बी द 1 ईयर, 5 years and 2 years, ऐसे करके है। द बिलिंग शेड्यूल shows that 5 million would be billed upon the start of the project and 5 years million on the each of the in year. At the end of the first year, the actual cost incurred is 9. चलो, actual cost is 9. Actual cost is 9. आगे and the total estimated cost कितना है? Are unchanged at 17. इसका मतलब बैलेंस जो है, बैलेंस एक्सपेक्टेड बताओ, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है? 9, 17 तो कितना होगा? 9, 8, 17, 8, 17। हाँ, तो 9, 8, 17 खत्म हो गया। अभी लिखिए POC, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 9/17, तो कितना परसेंट हो गया जी? 52%। तो पहले साल का जो रेवेन्यू होगा R1, रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट ईयर, वो क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, हो जाएगा भाई 2.01। इससे कर लें। अच्छा, एक मिनट। बोला हाउ मच द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज एट द एंड ऑफ द, ये तो प्रॉफिट था। तो रेवेन्यू वो रिकॉग्नाइज करेगा, कितना करेगा जी? अगर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना होगा तो वो कितना परसेंट करेगा? इसका 11 मिलियन उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। आंसर कितना है? 11 मिलियन। हाँ, क्योंकि वो 11 मिलियन ही बढ़ेगा। दोबारा इसे एक्सेल पे लाना भाई जरा। लीजिए भाई। कोई कंफ्यूजन वही होता है। नहीं तो हमने वही चेक करना, हमने 2 ही चीज चेक करना था। एक जीपी के फॉर्म में चेक करना था, जीपी के फॉर्म में, और एक रेवेन्यू के फॉर्म में, दैट्स ऑल। लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ओके। अच्छा, ये भी हमाद भाई, ये कहाँ वाला? यार ये दोबारा बताइएगा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन वाला, ये 0.52। आइए, इसका फॉर्मूला लिख दूं क्या? एक्चुअल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनकर्ड, डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इनटू, नहीं, डिवाइड बाय एक्चुअल प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये पीओसी का फॉर्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल टू, ठीक बा? बोले हमाद भाई, नीचे वाला सवाल देखें एक बार। क्या बोले? एक बार नीचे वाला सवाल देख। 29 देख, 29 या 39?
हाँ 39। क्या था 29 39? तेरी छुट्टी के लिए लाइट गई थी। ये वाला जी नहीं नहीं 39। ये वाला नहीं ये वाला नहीं। वो जो सवाल था उसके नीचे कुछ सवाल था अभी जो आपने किया। अभी हमने कोई 44 नंबर सवाल करा नहीं, ये हाँ 44 नंबर सवाल किया। गैप और IFRS पे क्या अंतर है? अंतर आसान है। रेवेन्यू रिकग्निशन में मैंने नहीं पढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट में शायद एक मेथड इसमें अप्लाई नहीं होता। गैप में क्या होता है, IFRS में कंप्लीशन मेथड आई थिंक एक्सेप्टेबल नहीं है। आई थिंक ये तो यहाँ पर देखने से पता चल जाए, क्योंकि बड़ा थ्योरी क्वेश्चन है, हमको भी याद नहीं। IFRS में नहीं है। हाँ थोड़ा सा मतलब वही है, डज नॉट अलाउ द कंप्लीटेड। हाँ मेथड अलाउ करता है। हाँ वही मेरे को वही पता था, किसी एक में अलाउ नहीं करता। बड़ा थ्योरी चीज है, वो याद रहता है, भूल जाता आदमी। हाँ डिफरेंस बिटवीन IFRS। हाँ मतलब मेरे ऐसा नहीं है कि हमको नहीं पता, लेकिन वो याद नहीं रहता हमेशा, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता। हाँ हम लिख फोटो अभी कर दे, फोटो है इसका मेरे साथ। जी महाराज भाई कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है IFRS। हाँ तो वही बोला, तो कुछ एक नहीं है, छोड़े हटाए। कंप्लीटेड जी। कॉन्ट्रैक्ट मेथड अंडर IFRS नहीं है, तो नहीं है, तो नहीं है, छोड़े हटाए। टेबल में अपडेट करिए। तो 44 नंबर तक हमाद भाई आपने सवाल तो सही किया है, लेकिन 90 सवाल इसमें कुछ 47 सवाल यहाँ दिख रहा है मेरे को। हेलो जी भाई, तो इसमें 47 ही है। हाँ तो मेरे को भी 47 ही दिख रहे हैं। हाँ तो आगे जो मेरे जो सवाल है वो तकरीबन 100 कुछ सवाल है, ज्यादा नहीं है, 110 या 15 सवाल है ऑल टुगेदर। अच्छा तो अगर आप कायदे से कीजिएगा तो मुश्किल से 2 दिन जाना है। 3 और ठीक है, कल मैं वो वाले सवाल करता हूँ अब। हाँ और आपको उसमें से बता देता हूँ कि उसमें से किन में मसले हैं। हाँ तो आप एक बार फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अपने आप को कंफर्टेबल पाएंगे। ठीक तो है। ये जब आप कर रहे थे तो कैसे किया आपने? करते गए, देखते गए, देखते गए, करते गए, ऐसे किए, या फिर सवाल पढ़ा अपने मन में, एक सवाल का आंसर सवाल करा और स्टार्ट करा था, फिर अगर कुछ जैसे नहीं आ रहा था तो फिर मैं नोटबुक पे देख रहा था कि क्या नोट्स का है मेरा। अच्छा अच्छा, नहीं इसको सपोर्ट को आंसर करने की एक अपनी टेक्निक्स है, वो ये है कि आपने अच्छा। 1 से लेके 50 तक है, या 1 से लेके 47 तक है, तो 1 से 47 तक अपने नोटबुक में पहले कर लेने हैं, बिना बीच में किसी का हेल्प लिए हुए, ना नोट्स का, ना बुक्स का, ना गूगल का, ना दुनिया का। ठीक है। अच्छा ए में तो आपने वो यूज कर लिया, लेकिन बी में जब आप कीजिएगा ना, तो बी के जितने भी सवाल हैं, 80 सवाल है बी पे, शायद 79 सवाल है। तो ये 79 आपने पूरे करने हैं। उसके बाद कहीं जाके आप जब नीचे आंसर मैच करेंगे ना, अब जो आंसर नहीं समझ में आएगा फिर जाके क्वेश्चन पढ़िएगा। वैसे क्या है ना कि आपकी लर्निंग थोड़ी अच्छी होगी, वरना क्या है, इमीडिएट आंसर, इमीडिएट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो फिर वो क्या हो रहा है ना, फिर भूल जाइएगा कुछ दिन के बाद। राइट राइट।
तो ये कोई 80 ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। ठीक है। अच्छा, बजट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लास्ट में थोड़े लंबे हैं, लेकिन इनिशियली जो है बहुत छोटे छोटे हैं, वन लाइनर ही है। देख, तो बजट पे नहीं यार, 80 से ज्यादा 99 है मेरा भाई। 99 है, बताइए, हमको तो भी नहीं पता। 99 है, तो 99 का मतलब आपका 2 दिन का एफर्ट है। 50 अच्छा। 50, हाँ, लेकिन 50-50 करना है, और 50-50 के बाद जाके 99 से स्टार्ट करना, आंसर देखना, बीच में रुक के नहीं देखना है, सही है। तो ही आपको असल बेनिफिट मिलेगा। और अभी जो जो आपके डाउट्स थे वो काफी ट्रिकी डाउट्स थे, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं बीच में, चलो कुछ तो वो हो गए। और आपके से एक वो उर्दू में जो बोलते नहीं है मादवाना, और जो एकदम रिस्पेक्टेड गुजारिश ये है कि आज से एक एक क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। ये देख रहे हैं, ये कुछ लिखा हुआ है, ऐसे प्रैक्टिस हो गया। ओके, ऐसे प्रैक्टिस हो गया। एक एक सवाल आपसे, वो एकदम अर्नस्ट रिक्वेस्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और आंसर नहीं देखने हैं जब तक कि आप उसके 8 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन को आप लिख ना लें। ठीक है। क्योंकि वो गलती नहीं करे कि हाँ जी चलो वेरिएबल एक्सपेंसेस के बारे में पूछ रहा है तो अच्छा मेरा दिमाग ये बोल रहा है, हम जाके चेक कर लेते हैं। नहीं, आपका जो दिमाग बोल रहा है वो लिख लीजिए पेपर पे, फिर जाके चेक कीजिए। ठीक है। दिमाग को भी थोड़ा वर्क करने दें। और डेली एक कीजिएगा, तो सिर्फ ये 15 दिन का कोटा है, उससे ज्यादा का कोटा नहीं है ये। ओके। तो आपके जिम्मे, आपने पीछे 3 सेक्शन आपने मेरे साथ रिवाइज करी है फास्ट ट्रैक पे, और तीनों को आपने अभी तक खत्म नहीं किया। तो बताएं अभी नेक्स्ट सेक्शन आप में से क्या पूछ रहा है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो आप चलो आप 2 दिन के बाद, मेरा इसके बाद जो है वो ई और एफ है, राइट? ई और एफ में ठीक है, तो डी हो गया मेरा ख्याल है, मेरा डी नहीं हुआ, राइट? डी आपका काफी दिन पहले हुआ था, डी का फास्ट ट्रैक नहीं हुआ, हो गया है। मैं ये कंप्लीट करके बताता हूँ आपको कल तक ना। आप कल तक जितना मैक्सिमम कर सकते हैं करें। अगर वो भी नहीं होता है तो एक ये काम कर सकते हैं बीच में, अगर बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व नहीं करने के हों तो जो मेरे 150 क्वेश्चन है ना, आप एक बार रीड करते जाए, और रीड करते में जो आपको आइडिया लग रहा है कि हाँ मेरे से हो जाएगा, उसको आप छोड़ दें, और जो लग रहा है कि नहीं हो पाएगा उसको खाली एक बार ट्राई करें और हमसे पूछें। अच्छा, ठीक है। एटलीस्ट क्या है कि एक दिन में प्रैक्टिकल नहीं है कि आप कल तक बैठ के पूरा कर पाइएगा, तो प्रैक्टिकल यही है कि उसमें मान लीजिए कि आप करते जाएंगे तो आपको 80-90 क्वेश्चन आपको सामने से समझ में आ जाएगा, हाँ इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, लिखते चले जाइएगा। और बाकी के जो 70-60-50 क्वेश्चन बने उसको लिख के कर लीजिएगा, और लिख के करने में आपको पता चलेगा कि मैं कर पा रहा या नहीं कर पा रहा, फिर मैं से पूछ लें, मैं एटलीस्ट आपका वो टाइम थोड़ा बच जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो कल आपके पास एटलीस्ट 10-15-20 क्वेश्चन रहेंगे, तो मैं आपको लेके क्लास बाद बैठाल के करा दूंगा 1-2 घंटा में। ठीक है, 10:30 बजे कल मिल लेते हैं हम लोग।